बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मुझे प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। शामी साहब, कल हमने कोरोना के ऊपर तफसील से बात की थी, आज भी इस पर तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें दस्तयाब होंगी। आज WHO ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और तेज़ी से बढ़ते हुए मरीज़ों की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने वार्निंग जारी की, ख़त लिखा है और उसमें कहा गया है कि कोरोना पाकिस्तान के तकरीबन तमाम में फैल चुके, बड़े बड़े शहरों के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और लॉकडाउन में नरमी और फिर ख़ात्मे से कोरोना बिलखुसूस तेज़ी से फैला है और आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइन पर अमल नहीं किया गया। लॉकडाउन उठाने के मरहले के दौरान जो 6 शराइत उन्होंने लिख के भेजी कि ये 6 शराइत अगर आप पूरी कर रहे हों तो उस सूरत में आप लॉकडाउन में नरमी कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब तफसील से बात करेंगे। बिलखुसूस पंजाब की सूरत हाल है क्या और पंजाब के सरकारी अस्पतालों से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सरेदस्त जो मौजू इब्तिदा में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। पेट्रोल नायाब हो गया है, सस्ता तो हुआ लेकिन मालूम नहीं कहाँ से दस्तयाब होता है। आज 12:02 पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज आया जिसमें बताया गया कि काबीना का इजलास शुरू हुआ। ये इजलास ख़त्म हुआ 6:52 पर। इस बीच में तमाम तरह अहम मामलात पर गौर किया गया और बिलखुसूस जो पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है उस पर गौर किया गया। नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब पर ख़ासी तनकीद की गई है। रिपोर्टेडली बाबर अवान साहब ने भी सवाल उठाए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, मुराद सईद साहब ने भी और उमर अयूब साहब तो जवाब में जज्बाती भी हो गए। सरेदस्त सवाल मेरा आपसे ये है कि 3 माह में रिकॉर्ड 45 से 46 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस की कमी उसमें हमें देखने को मिली। इस बीच में लॉकडाउन भी आ गया, लेकिन ये अब जो शिकायत हो रही है 5 से 6 दिनों के दौरान बड़े शहरों में बिलखुसूस कराची और लाहौर को अगर उसमें शुमार करें तो ये हुआ क्या है ऐसा कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मिल नहीं रहा? आसान लफ्ज़ों में अगर आवाम को समझाना चाहें शामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि WHO ने कहा है कि कम से कम 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। वो कहते हैं वक्फे से होना चाहिए। बाद में गुफ्तगू करते हैं। जी जी। और वगरना ये जो वायरस है ये इतना फैलेगा कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जी ठीक। और एक बात, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी हुकूमत है इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार शख्स दुनिया में शायद ही ढूंढा जा सके। देखिए, पहले लॉकडाउन था, पेट्रोल जो था उसकी फ़रोख्त नहीं हो रही थी, पेट्रोल पंप भी बंद थे, फिर कीमतें गिर रही थी तो दरामद नहीं हुआ पेट्रोल। जब आपने दरामद की इजाज़त दी तो कीमत थोड़ी बढ़ गई। अब आपके यहाँ कीमत कम है और जो बाहर से ऑयल आएगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो ये सारा मामला बद इंतज़ामी का है और जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसका ये नतीजा निकला है। अब बजाय इसके चीखों पुकार करने के इंतज़ामी इक़दाम करने चाहिए और सूरत हाल को दुरुस्त करना चाहिए। तो वो इंतजामी इक़दाम तो कर लिए गए। एक बार फिर से कमेटी बन गई है जो तयन करेगी कि जी ये क्यों नहीं मिला, ज़ख़ीरा किसने किया। और ये भी कहा गया कि जो कंपनियां शॉर्टेज कर रही हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएं। तो फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। पहले आटा, चीनी, गंदम बहरान, अद्वियात की किल्लत और अब ये पेट्रोल की रईस कसर भी पूरी हो गई। देखें, आपको कुछ कीमत बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोल की, तभी यहाँ दस्तयाब हो सकेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है जो मैंने लोगों से मालूम किया है। बाकी आप मुझे बताइए कि गंदम जो है वो अभी गंदम पैदा हो रही है, सीज़न है, कटाई हो रही थी, तो अब गंदम महंगी कैसे हो गई जब वाफर मिकदार में दस्तयाब है? आटा कैसे महंगा हो गया, रोटी कैसे महंगी हो रही है? और फिर आप मुझे बताइए कि सीमेंट जो है उसका मामला ये है कि उसकी कीमतें चंद हफ्ते पहले अचानक बढ़ा दी गई। अब सीमेंट वाले कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जाए और उनके डीलर्स मुझे राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने पहले कौन सा लोगों को फायदा पहुंचाया है, ये तो लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे, इनको कोई छूट ना दी जाए। क्योंकि उधर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात हुई, इधर कीमतें सीमेंट की बढ़ा दी। सही है। तो एक तरफ ये सूरत है, उधर शुगर को आप देखिए भाई, शुगर के बारे में तमाशा लगा दिया है हुकूमत ने। नहीं, कभी एक फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे ना।
कुछ भी कर लें, बुनियादी बात यह है कि ये जो शुगर है, शुगर केन की कीमत मुकर्रर होती है, शुगर की कीमत मुकर्रर नहीं होती। या तो आपको चाहिए कि शुगर की कीमत मुकर्रर करें, इस कीमत पर फरोख्त होगी, वो मुकर्रर नहीं होती। कोई आपने कानून इस मुल्क में ऐसा है जो ये बताए कि आपने कितने फीसद प्रॉफिट लेना है किस चीज़ के ऊपर, वो भी आप तय नहीं करते, तय हो नहीं सकता। ये किसने करना है सर? जो है, आप हर बहरान पे हर जिन्स जो नायाब होती है, ये महंगी होती है, उसके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं और फिर आप कहते हैं कि माफिया है। हर अब भी इसमें पेट्रोलियम वाले मामले में भी कैबिनेट में ये बाकायदा बात हुई कि कार्टेल है जो सर उठा रहा है। तो हर इशू पे आपको कार्टेल तो दिखाई देता और है भी, होगा भी यकीनी तौर पर। तो उसको फिक्स किसने करना है? ये चीज़ें सिर्फ आप एक दूसरे पर तनकीद करके कैबिनेट मीटिंग्स में और चंद वज़रा को मरूद इल्ज़ाम ठहरा के और एक कैबिनेट एक कमेटी तश्कील देकर तो क्या आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? और भाई सबसे बड़ा माफिया तो वो है, सियासी माफिया है, जो कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ है, जो गौर खौज करने को तैयार नहीं है, जो अपने सियासी हरीफों को, अपने पार्टी के हरीफों को अपनी तनकीद का निशाना बनाता है, हंगामा ओ भाई अकल के अंधो, ये जो शुगर है, ये फौजी फाउंडेशन भी एक मिल चलाती है, शुगर मिल, जरा उससे पूछ लो इसकी कॉस्ट क्या है। सही है। आप ये बताइए, जिस मिल ने एक्सपोर्ट नहीं की और एक्सपोर्ट की सब्सिडी ले ली, उस पर तो कार्रवाई दुरुस्त है। जिसने दूसरे दोहरे खाते रखे, उस पर भी कार्रवाई दुरुस्त है। लेकिन उससे आगे बढ़ के आप क्या करेंगे? ये कीमत क्यों ज्यादा हुई एक्सपोर्ट के बाद, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। अभी तक कीमतें ज्यादा हैं। बहरहाल वो पेट्रोलियम के मामले पे वापस आते हैं, क्योंकि हमने राब्ता किया अब्दुल समी खान साहब से। आप चेयरमैन है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, उनका नुक्ता नज़र भी जानते हैं। शामी साहब आपकी बात बीच में रह गई है। समी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रा ये पहले अवाम की राय देख लें कि अवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना है इन दिनों। 2-4 पंप में घूम के आया हूँ, पर अभी तक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। एक जगह मिल रहा है, वो भी ऑक्टेन मिल रहा है। सब कुछ है, पीछे कम हो गए ना रेट, स्टॉक कर लिया है, नुकसान होगा। अभी रेट बढ़ जाते, रात 2 बजे तक खुला हुआ था पंप, मिलने होता पेट्रोल। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, अगर पेट्रोल कम किया है तो पेट्रोल पंप पे चेक भी करें, और इनको क्यों पेट्रोल बंद किया हुआ है, इनको सप्लाई क्यों नहीं आ रही या उसमें क्या इश्यूज हैं, इनको ज़रूर गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, ताकि लोगों को जो है ना ये मसाइल ना हो। देख लें आप ये क्या हाल हुआ है, इन्होंने शॉर्ट कर दिया पेट्रोल कि जी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। सब कुछ हो रहा है, बस ये जान के इनकी दगाबाजी है। मैं जलील हो के इधर तक पहुँचा हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहे, अब 105 रुपये ये टिकटों हार भेजते हैं, अब 75 रुपये आवाज़ इनके दे ही नहीं रहे। और इधर तो बहुत देखे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम हुकूमत से ये इल्तिजा करेंगे कि अगर पेट्रोल सस्ता किया है तो हमें इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। समी साहब, सादा सा सवाल ये है आवाम के समझने के लिए कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फ़ौरी आप 12 बजे राइट एट द क्लॉक आप इजाफा कर देते हैं और वो दस्तयाब भी होता है, लेकिन जब कमी वाक़या होती है तो फिर दस्तयाब भी नहीं होता। सर ये क्यों करते हैं आप? वो भी हमने 12 बजे जब कम होता है 12 बजे करते हैं। अब असल वजह ये है कि देखिए कोई पेट्रोल पंप वाला ये नहीं चाहेगा, ना तो उनके पास इतना स्टोरेज होता है, ना वो ये चाहेगा कि वो स्टोर कर ले। उसको तो कमीशन अब भी मिलेगा अगर कम कीमत पे है। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की जिम्मेदारी ओगरा की है कि इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है, और हमें खुद शर्मिंदगी है कि कंज्यूमर ये समझता है कि डीलर जो है ये गड़बड़ कर रहा है, हमारा कोई नहीं है। और ये तो हमने हर जगह रिक्वेस्ट की है कमिश्नर्स को कि अगर किसी के पास पेट्रोल है वो नहीं बेच रहा है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, कंपनी को हम साथ रखेंगे और उनकी डीलरशिप कैंसिल कर दी जाए। ये ओगरा से आपको क्या गिला? ओगरा के हाथ से क्या बदनज़मी हुई जिसकी वजह से आप उनको मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? देखिए ओगरा का ये है कि इन्होंने जी 25 तारीख को इनको बताना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि 25 तारीख को आपको इसको चेंज नहीं करें, क्योंकि कंपनियों ने डीलरों ने अपना स्टॉक भरा हुआ था और हमेशा 30 तारीख को 31 तारीख को चेंज होता है। तो हमने हिसाब लगाया था कि हमारे पास पेट्रोल रखा है, हम जब तक ख़त्म कर देंगे।
ये एक बड़ी ज्यादती है। जब एक पहली तारीख को चेंज होता है तो पहले करना भी नहीं चाहिए। इससे सब बितर हो गया मामला, ना तो कंपनी को फायदा हुआ ना डीलर को फायदा हुआ। और अब ऐसा क्या किया जाए कि जिसके बाद पेट्रोल आसानी से, पेट्रोल प्रोडक्ट्स आसानी से दस्तयाब हों तमाम शहरों में? ऐसा क्या इकदाम उठाए जाएं आपकी नज़र में? देखिए, मैं CEO टोटल से बात हो रही थी जी, का हमारे जहाज आ रहे हैं हमारा शेल का, क्योंकि PSO में तो कोई कमी है नहीं, तो ये जहाज भी 2-3 दिन में लग जाएंगे। मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पैनिक न पाएं और फुल न करें। और ये हमारी सेल जो है वो तो ड्राई हो जाती है, सही है, मगर सेल इतनी हो जाती है कि पैनिक और शीशों में ले जा रहे हैं, कहीं के ले जा रहे हैं। आपने जो ओगरा का नुक्ता उठाया ना, ओगरा के सरबराह को भी आज कैबिनेट मीटिंग में बुलाया गया, तो तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये जो आपकी गुजारिशात है उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब भी आपको सुन पा रहे हैं और अब्दुल समी खान साहब भी सुन पा रहे हैं। जिम्मेदारी आपके इदारे पे आयद हो रही है कि आपकी बदनज़मी की वजह से ये शॉर्टेज हुई और किल्लत पैदा हुई है। आप लोगों ने क्यों ऐसा किया और क्या इकदाम अब आप कर रहे हैं कि रिलीफ मिल सके? देखें, एक तो ये टेक्निकली गलत चीज़ कही जा रही है कि ओगरा जिम्मेदार है इसमें। डिमांड एंड सप्लाई जो है जी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन मैनेज करता है। हर महीने एक मीटिंग होती है, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसको चेयर करते हैं DG ऑयल, और वो डिटरमिन करते हैं कि मुल्क में डिमांड एंड सप्लाई कितनी होगी। तमाम OMC उसमें शामिल होती है, तमाम रिफाइनरीज में शामिल होती है। पूरे महीने का एक स्टॉक, एक डिमांड मुतय्यन होती है और फिर उनको कहा जाता है कि रिफाइनरी इतना प्रोड्यूस करेंगी और OMC इतना इम्पोर्ट करेंगे, नंबर 1। और इसमें देखिए, इसमें ओगरा के तो ये लाइसेंस ही है, ठीक है। अगर वो कुछ चीज वायलेट करते हैं तो ओगरा ने उनको रिप्रिमांड करना है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन ओगरा के पास नहीं है, ये कानून कहता है। अब नंबर 1, जहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन इसको ये देखते हैं कि OMC या रिफाइनरीज नहीं ठीक कर रही, तो ओगरा को रेफरेंस भेजेंगे, ओगरा उनको कानून के मुताबिक रिप्रिमांड करेगा। ये नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि इस पूरे सिलसिले में इसमें ओगरा ने जब ये नोटिस आया, मीडिया के थ्रू भी पता चला, हमारे पास PMDU का जो सिटीजन पोर्टल है उससे कंप्लेंट आ रही थी, तो हमने HDIP को, मैं आपको डॉक्यूमेंट भिजवा दूंगा, हमने उनको लिखा, इंस्पेक्शन कराई, हमने 6 कंपनियों को शो कॉज नोटिस इशू किया, वो प्रोसेस में है। हेलो जी सर, हेलो जी, सुन लीजिए। उनको हमने नोटिस सर्व किया, शो कॉज नोटिस सर्व किया, और उसके बाद अब हम उनके ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं। यहाँ तक मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन ने बहुत प्रोएक्टिव इस पे काम किया। मिनिस्टर साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, एडवाइजर साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी साहब मिनट टू मिनट इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तो अभी भी कल भी एक मीटिंग हुई है, प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग, उसके ऊपर हर फायदा क्या है गजनवी साहब इन सारी बातों का, अगर पेट्रोल फिर भी नहीं मिल रहा, मीटिंग पे मीटिंग, कमेटी पे कमेटी। आपने पहले हमने अब्दुल समी साहब को ऑनलाइन लिया, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको जवाब भी देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये हमारा मसला है ही नहीं, ये मसला ओगरा का है। आपके पास गए तो आपने कहा जी ये हमारा मसला है ही नहीं, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम का है। अब उनसे हमने दोपहर 12 बजे से ऑनवर्ड उनको मैसेजेस ड्रॉप किए, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। मैं जरा शामी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। सर लाइन पे रहना, आपको सुनते हैं। सर लाइन पे रहना, शामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शामी साहब, अब ये मुझे तो कम से कम समझ नहीं आ पा रही कि 2 कंसर्न जो पार्टीज हैं उनको हमने ऑनलाइन लेके उनसे बुनियादी सी बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई गुत्थी सुलझी नहीं है। सर गुत्थी सुलझ नहीं सकती क्योंकि मसला डिमांड और सप्लाई का है। बर वक्त सप्लाई का एहतमाम नहीं हो सका और बड़ी अनसर्टेनिटी थी, कीमतें नीचे जा रही थी, लॉकडाउन था, उसकी वजह से यह सारी सूरत हाल पैदा हुई है। और समी साहब कह रहे हैं कि 25 तारीख को कीमत कम की गई है, ये पहली तारीख को कम होनी चाहिए थी। इस बात में भी वजन पाया जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि जब आप डिमांड और सप्लाई का हालात का जो इतनी अनसर्टेनिटी थी, उसकी वजह से ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो सका। बुनियादी बात तो ये है, अब किसी इसको मुर्दे इल्जाम ठहरा दें या उसको मुर्दे इल्जाम ठहरा दें, जिसका बस चले दूसरे के सर पे थोप दे इस मामले को। शमी साहब, आपने ओगरा का रिस्पांस तो सुन लिया, उन्होंने तो आपकी बात की नफी कर दी है। देखिए, बात ये ओगरा का क्या रूल है, मैं तो ये पूछता हूँ, ओगरा का इसका मतलब है कि पेट्रोलियम में तो ओगरा नहीं होनी चाहिए। ये
ये एक दूसरे पे अगर डालते रहेंगे हम तो फिर जाएंगे बीच में। और शामी साहब असल में ओगरा जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई का तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जा सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप 100% ही सही कह रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? गजनवी साहब, अब ओगरा वाले कह रहे हैं ये मिनिस्ट्री की है। आप गजनवी साहब की सुन लेते हैं। जी गजनवी साहब। सर आप मेरी पूरी बात सुने, उसके बाद ओगरा को फांसी दे दें। नहीं, मैंने क्यों देनी है फांसी? हमने क्यों देनी है? हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं ना आपके सामने। आप जज्बाती ना हो, शांत हो जाएं। जी जी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। मैं आपके सवाल में पूरी बात सुनी है, मैं अब क्लियर करूँ। दीजिए। समी साहब की एक बात तो बिल्कुल ठीक है, प्राइस जब कम हुई तो लोगों की एपिटाइट बढ़ी, और लोगों की एपिटाइट बढ़ी तो उन्होंने पेट्रोल लेना शुरू किया। उसके बाद मीडिया में जो खबरें आई, शॉर्टेज हो गई, तो लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। अब पाकिस्तान में आज भी 10 दिन का पेट्रोल मौजूद है सर, लेकिन जब पैनिक बाइंग होगी तो उसके बाद बैंक में भी चले जाएंगे, बैंक भी बैंकरप्ट हो जाएगा। यानी आप मीडिया पे आ रहे हैं सर? अर्ज मेरी सुन लें, पैनिक बाइंग से तो मतलब आप मुझे बताएं ना, पैनिक बाइंग अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में 10 दिन का पेट्रोल मौजूद है। इसके तो मिल क्यों नहीं रहा? फिर शहरी मैंने आपको दिखाए अभी कुछ देर पहले मुख्तलिफ शहरों से, जो कह रहे हैं कि इतने किलोमीटर पैदल चल के आए हैं पंप पर और यहाँ पे स्टॉक मौजूद नहीं है। मिल क्यों नहीं रहा? अगर 10 दिन का आपके पास स्टॉक है तो वो कहाँ रखा हुआ है? उसका मुझे क्या फ़ायदा, या एक शहरी को, बाइक वाले को क्या फ़ायदा हुआ? सर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने टीम बनाई है जिसके ऊपर ये FIA, ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ये भी शामिल है। ये जाके फिजिकल स्टॉक चेक कर रहे हैं। हमने भी और मिनिस्ट्री ने भी तो तमाम चीज सेक्रेटरीज को लिखा है कि आप जाएं, छापे मारे, जो होल्ड कर रहे हैं, जो प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको पंप सील कर दें। अब हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं ना। OMCs अगर स्टॉक होल्ड कर रही है तो उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे और उनको सख्त से सख्त रिप्रिमांड करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसके ऊपर आप ये देख लेंगे कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर डाला जा रहा है कि प्राइस चेंज करते हैं, फॉर्मूला चेंज करते हैं। तो बात यह है कि किसी इदारे पे मतलब आपकी हुकूमत आपकी है, आपके इदारे हैं, और वो बहुत तनदेही से, मिनिस्ट्री बहुत तनदेही से काम कर रही है, ओगरा बहुत तनदेही से काम कर रही है। ओगरा जहाँ भी लाइसेंसिंग कंडीशन की वायलेशन होगी, ओगरा उसको रिप्रिमांड करेगी। लेकिन अगर आप ओगरा को फांसी देना चाहते हैं। शामी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जरा शामी साहब की सुनिए। जी शामी साहब। भाई बुनियादी बात यह है कि कीमत की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये तो इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। तब तक अवाम ख्वार होते रहें? नहीं, ख्वार ना हो, हम जितना भी शोर मचा दें, ये बात मुझे अच्छी दुरुस्त है। ये बात जितना हम शोर मचाते हैं उतना फिर लोग पैनिक में आते हैं, चीज़ें ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है उनकी। हमें भी कुछ गौर करना चाहिए अपने मामलात पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजनवी साहब और अब्दुल समी खान साहब, आप दोनों तशरीफ़ लाए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के ऊपर बात की गई तो वो तो दस्तयाब नहीं है, कैबिनेट में थे। उमर अयूब साहब भी मैसेजेस हमने उनको किए थे। बहरहाल शामी साहब, मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज आपको याद है शहबाशी साहब की पेशी थी नैब में, नैब ऑफिस लाहौर में। तो उस मौके पर जो लीगी कारकुनान ने जिस तरह से हिफाजती तदाबीर को हवा में उड़ाया और फिर जिस तरह से अहम लीगी रहनुमा कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़रा वो विजुअल भी दिखाइए, साथ में शामी साहब से बात भी करूँगा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हूँ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हूँ, उनकी वालिदा हूँ, सायरा अफजल तारड़ साहिबा हूँ, और उसके अलावा तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब हूँ, हत्ता कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ये सब लोग कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं और तमाम पार्टियों के लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। अवामुन्नास बेसित मुझ भी मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ये नैब लाहौर ऑफिस के मनाजिर हैं जहाँ को 1.5 घंटा शहबाशी साहब ने स्टे किया तहकीकाती टीम के सामने, कई सवालात उनसे पूछे गए। ये जो सूरत हाल शामी साहब अभी आपने TV पर देखी है सर, अब इस पर तो कुछ कहें ना सर, ये तो उनको खुदारा इनसे अपील की जाए डांट डपट के कि ये तो मुनासिब बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जब हाई कोर्ट में पेशी थी, उस मौके पर जो हजूम था उसमें मुतअद्दद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अब उसमें लीडर भी हैं और उसमें आम कारकुन भी हैं जिनकी खबर नहीं छपती। और आज तो सख्ती के साथ ये हदायत करनी चाहिए थी कि कोई शख्स ना आए, कोई नारा लगाने के लिए ना आए। आज भी खुदा मालूम कितने लोग जो हैं इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। और मैं तो ये बात कहता था, ये नैब जो है इस बात, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो हो सकती है अगर
आप वर्चुअल कार्रवाई हो सकती है तो तफ्तीश क्यों नहीं हो सकती भाई? आप स्काइप के जरिए उनका बयान ले लेते। आपको ये शौक क्यों है लोगों को अपने हजूर तलब करने का? आपको कोई खुदा खौफी नहीं है? मुल्क में हालात कैसे हैं, वबा कैसी फैली हुई है, और आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर उनके हामी भी आते हैं। ना वो हामी खुदा खौफी करते हैं, ना बुलाने वाले खुदा खौफी करते हैं। भाई तफ्तीश करनी है, स्काइप पे कर लीजिए, उसमें मज़ाक़ा क्या है? सही है। अच्छा सर, ब्रेक का एक वक्त आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद ज़रा कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली हम गौर करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रा डॉक्टर ताहिर शमसी साहब का एक ऑडियो मैसेज है वो सुनाना चाह रहा हूँ, जिसमें वो बड़ी अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं आवाम से। एक ब्रेक के बाद आपको फिर सुनाते हैं एक ही बार। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने वक्त दिया। WHO का लेटर, उसका हम जिक्र कर रहे थे, शामी साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं, उन्होंने तो ख़तरे घंटी बजा दी, वार्निंग दे दी है। कहते हैं कि टेस्टिंग की रोज़ाना शरह 50,000 से ज़ायद होनी चाहिए। और हांगकॉन्ग स्टडी ग्रुप की जानिब से भी तशवीशनाक हक़ाइक़ सामने आए पाकिस्तान के हवाले से। उसने पाकिस्तान को कोरोना से निपटने में नाकामी पर एशिया का चौथा ख़तरनाक मुल्क करार दिया है। और जो WHO का मामला है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रोज़ाना तादाद 4,000 से ज़ायद रिपोर्ट हो रही है, जो किसी भी तरह ख़तरे से कम नहीं है। आपको वार्न किया जा रहा है, आपको गाइडलाइन दी जा रही हैं, आप भी तशवीश का इजहार कर रही हैं। तो फिर कब आखिर आप सख्ती करेंगी? मज़ीद नुकसान हो जाएगा तो, या आपकी स्ट्रेटजी कुछ और है? मेरा ख्याल है जो वार्निंग इस वक्त आप दे रहा है WHO, उसमें देयर आर टू पार्ट्स टू इट। एक तो नंबर 1 उन्होंने कहा है कि जी SOPs पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा दीजिए। और SOPs पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने ऑलरेडी बड़ी सख्ती करनी शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर इस वक्त अब हमारे पास जो आपको पता है फाइन्स हो रहे हैं, लोगों को इसरार किया जा रहा है कि वो मास्क पहने। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, वो मार्केट्स या वो जो दुकानें जो SOPs नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। सो SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो गया है, उसके बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं है। और जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पंजाब इस वक्त तकरीबन आज के दिन में यानी 9,023 टेस्ट किए हैं। और जो हमारे पास फिगर्स इस वक्त पंजाब की हैं वो 40,819 है। ये अब मकसद ये है कि आप देखें डॉक्टर साहब, ये तो हमने आपको शुरू में भी कहा था। डॉक्टर साहब कथा कलामी ये कि जो आपने भी नुक्ता उठाया ना, WHO ये कहते हैं कि आप ये नरमी या लॉकडाउन का ख़ात्मा उस सूरत में कर सकते हैं जब आपने डिज़ीज़ ट्रांसमिशन को अंडर कंट्रोल कर लिया हो। 6 शराइत में नंबर 1 की शर्त ये है। और फिर आपके हेल्थ सिस्टम में डिटेक्ट, टेस्ट और आइसोलेट करने का मामला बदरजा तो मौजूद हो। क्या हमने ये सब कुछ एक्वायर कर लिया था और फिर लॉकडाउन में नरमी किया, या उससे पहले कर ली? इसीलिए जो आप बता रही हैं 40,800 टेस्ट आए हैं। 9 मई को ये 11,093 टेस्ट के केसेस थे। आज एक माह बाद ये 40,800 हैं, यानी 30,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ। और पंजाब लाहौर एपी सेंटर बना हुआ है। तो ये गड़बड़ तो हुई ना, फिगर्स हमें बताते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं अजमल साहब, जानी साहब, मैंने आपको जी नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन करें आप, ये भी सजेस्ट किया गया है उनकी तरफ से। जी देखिए, सजेशन और रिकमेंडेशंस जो आती हैं वो अपने मुल्क के मुताबिक हर चीज़ को देख के करते हैं। इस वक्त मेरी सिचुएशन, जब मैंने लॉकडाउन हम लोगों ने किया पंजाब के अंदर, तो उस लॉकडाउन का एक मकसद था कि हम अपनी सिचुएशन को पहले एनालाइज करके अपने कैपेसिटी बढ़ाएं टेस्टों की, हम अपने इसके अलावा अपने बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाएं। अब इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है उसके अंदर एकदम वो जो पैनिक हुआ कि जी बहुत मरीज़ हो गए, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, तो मैंने तो अपने सामने सारी फिगर्स रखी हुई हैं। हमारे पास अभी भी 30 to 35% कैपेसिटी है और मज़ीद हम बेड्स भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं उनमें से जो सीरियस आएंगे वील हैव टू लुक आफ्टर देम। और इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है कि जिन इलाके के अंदर, क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग के बाद हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, यानी जो पॉजिटिव बंदा आ रहा है विद सिम्टम्स उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जिन एरियाज़ को हम हॉटस्पॉट्स
डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर अब एक डिसीजन जो है वो नेशनल कमांड ने लेनी है, जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ कमांड है, उनके सामने ये सारी रिकमेंडेशंस हम रखेंगे और वो दे विल वर्क ऑन अ पॉलिसी विद अस कि हमने एरियाज़ को लॉकडाउन करना है, लाहौर को। और लाहौर के बारे में तो मेरा ख्याल है मैं पहले दिन से, आज से 2 महीने पहले भी मैंने कहा था हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमेशा जी, और मैंने आपको मुसलसल हर मर्तबा कहा है कि इस एन एपी सेंटर, और सबसे ज़्यादा वायलेशन भी SOPs की जो हो रही है वो लाहौर के अंदर होती है। लाहौर एक मुख्तलिफ ही शहर है बाकी दुनिया के मुकाबले में। उनका ख्याल होता है कि SOP की वायलेशन करने से उनकी कोई बहादुरी साबित होती है। सादा सी बात है, WHO कहता है कि एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही, और फिर लाहौर के बारे में आपने खुल के इजहार भी कर दिया वायलेशन के मामले के ऊपर, तो उसके बावजूद फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हम उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो ना करें, कि अगर इस कदर वायलेशन है और इस कदर गैर संजीदगी है तो फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन क्यों ना सजेस्ट किया जाए? एक तो सबसे बड़ी ये बात है कि जब आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो हम करेंगे उसके बाद वी विल, ये तो नहीं होगा कि ये कंट्रोल हो जाएगा। दिस वायरस इज़ देयर टू स्टे, वी हैव टू इन अ ह्यूज वे लिव विद इट। और मकसद ये है कि वी आर गोइंग टू, कर्व तो थोड़ी फ्लैट होगी ना, लोड कम होगा, मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। मेरा ख्याल है अभी अगर मैं आपको कुछ अगर फिगर्स आप इजाज़त दें तो मैं बोल लूँ, अगर इजाज़त हो। जी जी, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि लोगों को ख्याल होता है कि शायद एक बात ये बताइए। जी जी जी, नहीं डॉक्टर साहब ये बताइए, इस वक्त जो सरकारी अस्पताल है लाहौर के, उनमें कितने कोरोना बेड्स हैं? जी जी डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पतालों इस वक्त टोटल नंबर, जी मैं सरकारी की बात कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त 1200 बेड्स। हाँ जी। और प्राइवेट सेक्टर को मिला के हमारे पास तकरीबन बिटवीन, जिसमें आइसोलेशन वार्ड्स, जिसके अंदर सिंगल बेडेड, ICUs, HDUs मिला के हमारे पास 1800 की कैपेसिटी है। और मज़ीद हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हमारे सेकंड उसमें तकरीबन हम 600 बेड्स और ऐड कर रहे हैं। और इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है आज की तारीख के अंदर, उसमें 31 अस्पताल जो लाहौर के हैं, 13 पब्लिक सेक्टर के और 19 प्राइवेट सेक्टर के, उसमें नॉन वेंटिलेटेड जो यानी वेंटिलेटर के बगैर जो ICU में पेशेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर में 47 है, प्राइवेट में 79 है। और जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, पब्लिक सेक्टर के अंदर 61 लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, प्राइवेट सेक्टर में 22। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ऑल ऑफ लाहौर विच आर क्रिटिकल आर 209 टुडे, आज के दिन में। ये सारी फिगर्स मेरे सामने हैं और ये बार बार हम शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, और हमारी इस वक्त कैपेसिटी जो है, करते हैं, लोग टेलीफोन करते हैं, वो कहते हैं हमें लोग आपसे दाखिला नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही। देखिए 10,000 से ज्यादा बेड हैं सरकारी अस्पतालों के, उनमें से सिर्फ जो है नहीं, अगर हमारे 1000 बेड्स जो हैं। जी जी शाम साहब, थोड़ी डिले से आवाज़ जा रही है आपकी। जी जी डॉक्टर साहब, थोड़ी डिले से 4-5 सेकंड का वक्त है। शाम साहब बात पूरी कर लें, आप बात पूरी कर लें। जी शामी साहब, 10,000 बेड्स से ज़्यादा हैं सरकारी अस्पतालों के, उनमें कोरोना बेड्स बहुत कम है ज़रूरत से, और ऑक्सीजन वाले बेड्स तो और भी कम हैं। मेरा ख्याल है आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो नहीं सही। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपके सामने फिगर्स, हर बंदा कहता है मैंने PKLI जाना है। आपका ख्याल है PKLI इज द ओनली हॉस्पिटल? इस वक्त मेयो हॉस्पिटल है, इस वक्त जिना अस्पताल में, इसके इस वक्त यक्की गेट का पूरा हॉस्पिटल 80 HDUs बेड है, वहाँ 7 वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। और हम ये एक बाकायदा मैं आपके प्रोग्राम की वजह से ये नंबर दिखाना चाह रही हूँ। ये बार बार लोगों को ये नंबर दिखाते हैं कि खुदारा ये नंबर देखिए, फ़ोन करने बजाय सीधे अस्पताल जाने के इन नंबरों पे आप टेलीफोन कर लीजिए तो आपको यू कैन, ये नंबर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिए हैं, बजाय आप खुद जाने के सीधे अभी आप इस नंबर पे फ़ोन करें, 1122 आपको रिक्वायर्ड हॉस्पिटल में पहुंचाएगी।
जहां वेंटिलेटर भी मौजूद है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी मौजूद है, कंट्रोल रूम बनाया हुआ है हमने लाहौर के लिए। सारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के हर हॉस्पिटल की सिचुएशन और पोजीशन पता है। इस वक्त हमारी पास अभी भी 40% कैपेसिटी है टू अकोमोडेट मोर पेशेंट्स। हर बंदा कहता है, मैं अभी आप एक छोटी सी कन्वर्सेशन बता दूं, एक बच्चे का फ़ोन आया, मुझे कहने लगे जी हमें वेंटिलेटर चाहिए, मेरे चचा बहुत बीमार हैं। मैंने कहा बेटा कहाँ दाखिल है? उन्होंने कहा जी फ़लाँ हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा वहाँ वेंटिलेटर मौजूद है? नहीं जी, वो पता चला कि वेंटिलेटर में। मैंने उनसे पूछा कि आपके चचा के इस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है? फरमाने लगे 8 लीटर है। उन्होंने कहा जी प्रोन पोजीशन के अंदर उनकी इम्प्रूव हो जाती है। तो मैंने कहा बेटा अभी तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, जिस अस्पताल में आप हैं वो आपके वेंटिलेटर का भी बंदोबस्त करेंगे। आगे से फरमाने लगे हम पहले रिजर्व करना चाहते हैं या पहले उसको अपने लिए रखना चाहते हैं। अब ये बताइए ऐसी फरमाइशें कैसे हम पूरी करेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अहम बात थी। हमने आज हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा साहब इसी मौजू पर, चूँकि हमारी आपसे बात होना थी और हमने तो तफसीली प्रोग्राम करना था, लेकिन आपकी कुछ एंगेजमेंट से तो आखिरी हिस्से में आपसे हम बात करें। 2 मेजर हॉस्पिटल्स का जायज़ा लिया हसन रज़ा साहब ने फील्ड में जाके, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शामी साहब आप भी उनसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब आप भी उनसे बात कर सकते हैं। हसन रज़ा, डॉक्टर साहब ने तो वजाहत की है अपना नुक्ता नज़र और जो सिचुएशन है फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पर, आपने आज कौन से 2 अस्पतालों का जायज़ा लिया और वहाँ क्या सूरत हाल थी वो ज़रा रिपोर्ट करें। देखिए जामिद साहब, मैंने 3 अस्पतालों के विज़िट किए हैं, जिसमें सर्सिस अस्पताल, मी अस्पताल और जना अस्पताल। तीनों के जो हालात हैं, सर्सिस अस्पताल में कोरोना वार्ड में 120 बेड्स मौजूद हैं और वहाँ पर तमाम के तमाम जो हैं फुल हैं, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्सिस अस्पताल में तकरीबन 1450 बेड हैं टोटल जो बेड पर मुश्तमिल है। और वहाँ के जो एमएस हैं, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर एमएस सर्सिस, उनका ये कहना है कि जितने हमारे पास कोरोना पर बेड लगे थे तमाम वहाँ पर कोरोना के मरीज़ हैं और मुकम्मल लॉक है, वहां पर जगह नहीं है। जबकि बाकी जो बेड हैं वो इसलिए नहीं हम वहां पर मुंतकिल कर रहे क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है और आते नहीं है। हमने उनको नोटिस भी जारी किए हैं, अगर वो आएंगे तो फिर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्योंकि कोरोना डॉक्टर्स के भी हो रहा है, इस वजह से वो जो है वो परेशानी का शिकार है। और मी हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो कोरोना वार्ड में 142 जो है बेड लगाए गए हैं और वो तमाम के तमाम जो है वहां पर कोरोना के मरीज जो है वो मौजूद है। जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो जिनका ये कहना है कि हमारे पास 160 के करीब ऐसे बेड हैं जो मुकम्मल तौर पे खाली हैं, लेकिन हम उनकी भी वही जो है वो इतराज सामने है कि इस वजह से हम उनको वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफेसर और डॉक्टर और अमला नहीं है, जिस वजह से हम इनको कोरोना वार्ड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जिना अस्पताल का अगर आप देख ले तो वहां पे तकरीबन 126 बेड बनते हैं जो कोरोना के लिए लगाए गए हैं, जिसमें कोरोना वार्ड, पल्मोनोलॉजी 26, 60 बेड मेडिकल यूनिट 1 में, प्राइवेट रूम्स हैं उसमें 24 हैं और आईसीयू में 18 है। और वहां के जो एमएस से बात किया गया डॉक्टर याया, उनका यह कहना है कि हमारे मुलाजमीन 150 जो कि डॉक्टर, नर्सिस जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, वो भी 150 वहां पर है। हमारे पास बेड तो खाली हैं लेकिन हम उनको कोरोना वार्ड में मुंतकिल इसलिए नहीं कर सकते, हमारे पास अमला मौजूद नहीं है। बहुत सारी अवाम है, मैंने अस्पतालों में देखा जो कोरोना का शिकार लगते थे, जिनको जो था कि हम शायद अस्पताल में मुंतकिल होना चाहते हैं, हमारी तबीयत ज्यादा खराब है, लेकिन उनको इस वजह से जो है वापस भिजवाया जा रहा था कि वहां पर उनका यह कहना है कि डॉक्टर बेड मौजूद नहीं है, इस वजह से हम आप जो है वो गार्ड आइसोलेट कर लें। हसन साथ रहे डॉक्टर साहब, यानी एक बात तो ये तय हुई, आपकी बात एक तो दुरुस्त है कि जी बेड्स तो वाफिर हैं, जगह भी मौजूद है, लेकिन नुक्ता ये पैदा हुआ हसन रज़ा की तहकीकात, वो बेड खाली इसलिए हैं कि इंतज़ामिया ये कहती है डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, कैसे लोगों को ट्रीट करेंगे? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है, पहले तो मैं ये बताती चली जाऊंगी जो नंबर बता रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कागज़ पे लिखे हुए हर वो हॉस्पिटल जहाँ में जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट है ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, जो अब इन्होंने जिक्र किया है इस वक्त जिना अस्पताल का। टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, डॉक्टर्स जो थे वो 40 से 34 रिकवर कर गए और 34 दे हैव जॉइंड बैक। अगर जिना अस्पताल के अंदर हमारी इन्फेक्टेड नर्सेस 14 थी तो 10 ने रिकवर करके दे हैव जॉइंड बैक। अगर पैरामेडिक्स 21 थे
तो उनमें से 17 रिकवर कर गए। दिस इज़ अ फिगर, ये मेरे सामने पड़ी हुई है। कल मैंने 90 जो हमारे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस थे वो सर्विसेज हॉस्पिटल में और आपके लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 92 लोग थे जो इन्फेक्टेड थे। डॉक्टर्स में से 52 उसमें से रिकवर किए हुए थे। कल मेरी उन डॉक्टर्स से दोबारा बात हुई। आई टॉक टू एटलीस्ट 20 डॉक्टर्स। उन 20 डॉक्टर्स में कुछ सीनियर रजिस्ट्रार्स थे, कोई ये मेडिकल ऑफिसर्स थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब हम रिकवर कर गए हैं, वापस हॉस्पिटल काम पे आ गए हैं एंड वी आर वर्किंग एंड वी विल बी फ्रंट लाइन बिकॉज अब हम में क्या कहते हैं इम्यूनिटी आ गई है। तो मेरा ख्याल है ये जो घबराहट और ये कि जी आपको एक तो ओपिनियन देते हैं द हॉस्पिटल, वो आपको जो ओपिनियन देते हैं नेचुरली सिचुएशन तो इस वक्त ऐसी है कि आपको ज़्यादा अमला चाहिए। आज डिसीजन उस पर ऑलरेडी लिया गया है। ज़्यादा अमला जो इस वक्त हमने इस वक्त जिनके इंटरव्यूज़ होके उनको हायर किया है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी मज़ीद तादाद आज के दिन के बाद बढ़ाई जा रही है। 35 मेल नर्सेज हैव बीन गिवन टू सर्विसेज हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल के अंदर बेड्स थे। उन हॉस्पिटल्स को जो अमले की ज़रूरत है आज सब अमला पहुंचा दिया गया है। सो होपफुली इंशाल्लाह इस वक्त जैसे मैंने आपको कहा ये नहीं है कि सिचुएशन इज़ नॉट मैनेजेबल। इस वक्त सिचुएशन मैनेजेबल है। अगर ना मैनेजेबल होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी जिक्र करने की। अब मकसद ये है कि आपके पास जो बेड्स खाली हैं, मेरी असद असलम से हर बंदे से अलहदा बात होती है। दे आर अकोमोडेटिंग पेशेंट्स। प्राइवेट सेक्टर में भी पेशेंट्स अकोमोडेट हो रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जी वो बेचारे वेंट को ढूंढते फिर रहे हैं और वेंट नहीं मिल रहा। लेट मी टेल यू एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इस वक्त यकी गेट के अंदर जो हमने परसों रात से हॉस्पिटल शुरू किया है, वहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो रखे गए हैं, मेरा ख्याल है इनको कोशिश ये करनी चाहिए और जितने अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल उसके अंदर बेड्स हैं, तो कंट्रोल रूम का मकसद ही होता है कि जिस अस्पताल के अंदर बेड और हमारे पास स्टाफ मौजूद है, वेंटिलेटर्स मौजूद है, वहाँ हम पेशेंट भिजवा देते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि मुझे तो सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। दैट इज़ वाई आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। शाम साहब आप मज़ीद बात करना चाह रहे हैं, वरना मैं एक्टेमरा इंजेक्शन वाली मामला भी ज़ेरे बहस लाना चाह रहा हूँ। शामी साहब वो एक्टेमरा का ले आए और जो प्लाज्मा है उसको लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं, उसका भी कुछ करना चाहिए। हुकूमत को मैंडेटरी करे इस बात को। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब डॉक्टर ताहिर शमसी जो है वो हाँ जी बताइए डोनेशन हो सकती है। डोनेशन तो डोनेशन होती है। मकसद ये है कि इस वक्त हमने लोगों को मोटिवेट किया है। जिन लोगों ने लेकिन जो लोग बीमार हुए हैं, एक तो वो डरे हुए हैं कि भाई अब हमने रिकवर किया, ये ना हो हम प्लाज्मा दें और हमें कमज़ोरी हो जाए। अलहदा उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है और उस प्लाज्मा पे हम लोगों को कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि मैंने इनको डॉक्टर असद असलम को और उनको कहा है, अपनी डॉक्टर तहजीन को, पीके लाई को, कि आप पर्सनली भी बात करें, मुझे भी उनके टेलीफोन नंबर दे दें, मैं भी उनको समझाऊंगी। और आपकी इस प्रोग्राम की वसादत से अगर आप इजाज़त दें तो मैं लोगों को ये पैगाम दे दूं कि प्लाज्मा देने से आपको बिल्कुल कोई कमज़ोरी नहीं होगी। बिल्कुल विद इन 24 आवर्स हर चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। आप जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे ये सदका जारिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसका अल्लाह ताला हमेशा अजर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम अब बहुत कम रह गया। एक्टेमरा इंजेक्शन के बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तफसील से बात कर दी, लेकिन मैंने भी कुछ मालूमात हासिल की। बासर लोग जिनका कोई असर रसूख है, एक 2-2, 3-3 इंजेक्शन जेब में डाल के फिर रहे हैं कि कभी हो गया तो लगा लेंगे, उन्होंने तो उठा लिया इंजेक्शन। अब इसकी दस्तियाबी अगर ये थोड़ा बहुत भी मुफीद है तो कब तक मुमकिन हो पाएगी और रेगुलेट प्राइस कैसे मुमकिन हो पाएगी, ये भी कोई तसल्ली देती जाए ना। देखिए जी, ऑलरेडी प्राइस जो है वो डिक्लेयर की है आफ्टर नेगोशिएटिंग विद रॉश, हमारे सियाक के हेड ने और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने। दे हैव एग्रीड टू अ प्राइस ऑफ 1,02,000, यानी हर इंजेक्शन जो है, जो डोज है वो 1,02,000 रुपये में पड़ेगी। और दिस विल बी द स्टैंडर्ड रेट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हम इसी रेट पे उनसे प्रोक्योर करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप लोगों की, अब मकसद ये था कि हम सब कुछ अगर पब्लिक सेक्टर में ले आएँ, हम तो ये भी कर सकते
थे कि हम बिल्कुल बैन लगा देते कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ना ले सके, विच वुड हैव बीन अनफेयर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों की हालात देखें कि लोग जेब में इंजेक्शन लेके फिर रहे हैं। जी जी, ये वक्त ख़त्म हो गया। इस मौजू पे फिर आपसे किसी और रोज़ गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा दस्तयाब होती हैं। आपसे फिर इस पे अहम मौजू पे बात होगी, क्योंकि ये तो अब रहने, इसके साथ हमें जीना है। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन।